जय हिंद। आज मैं आपको हिंदू कोड बिल के बारे में बताने वाला हूँ। ये वो बिल है जिसने महिलाओं को सम्मान से जीने का अधिकार दिलाया। 1950 के दशक में जब बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल को संसद में पारित कराने के लिए दिया था, वो संसद में लाए थे, तब हिंदू संस्कृति के जो जानकार थे उन्होंने इस बिल का विरोध किया और काफ़ी हँसी उड़ाई गई इस बिल को लेकर, और इसी बात का बाबा साहब को बुरा लगा और वो 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे देते हैं। बाद में यह बिल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार आती है, तब 1955-56 के दौरान इस बिल को 4 अलग-अलग कानून बना करके लागू किया जाता है। तो इसी बिल पर आज मैं चर्चा करता हूँ और इस बिल के बारे में बताता हूँ कि जिसने महिलाओं को सम्मान से जीने का अधिकार दिया। तो इस बिल की जो पहली शर्त थी, इस बिल का जो प्रथम कानून था, वो था कि एक बच्ची को यानी कि एक बेटी को उसके पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार प्राप्त हो। कहने का मतलब, यदि एक पिता की 2 संतानें हैं, एक पुत्र है, एक पुत्री है, तो जो भी पिता की संपत्ति है, उसके 3 हिस्से बनेंगे। एक पिता का हिस्सा, एक बेटे का हिस्सा और एक बेटी का हिस्सा। जो भी संपत्ति होगी, उसको 3 बराबर हिस्सों में बाँटा जाएगा और बेटी का वो तीसरा हिस्सा जो उसको प्राप्त होना चाहिए, वो मिलेगा और उसकी वो अधिकारी है। और दूसरा, तलाक का कानूनी प्रावधान। इसका मतलब कि एक बेटी की अगर शादी हो जाती है और उसका पति उसे शराब पी करके परेशान करता है, मारता-पीटता है और उसके चरित्र पर शक करता है, तो वह बेटी अपने पति को तलाक दे सकती है। तीसरा, बहु विवाह पर रोक। हमारे हिंदू संस्कृति में प्राचीन समय से ही राजा-महाराजाओं के 2, 3, 4-4 शादियाँ करने का प्रावधान था। लेकिन इस कानून के आने के बाद एक व्यक्ति अपनी जीवित पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता है। यदि उसकी पत्नी खत्म हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाती है या वो तलाक ले लेती है, तो व्यक्ति दूसरी शादी कर सकता है, अन्यथा एक जीवित पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता। चौथा अधिकार था संतान गोद लेने का अधिकार। यदि किसी स्त्री का पति की मृत्यु हो जाती है और उसे कोई संतान नहीं है, तो वह अनाथ आश्रम से एक बच्चे को गोद ले सकती है। ये उसके लिए कानूनी अधिकार प्रदान किए गए हैं। पांचवा अधिकार था, वो था अंतरजातीय विवाह। अभी हमारी हिंदू संस्कृति में शादियां सिर्फ जातियों में होती है, अपनी जाति में ही शादी करते हैं। लेकिन इस कानून के तहत आप किसी दूसरे जात की बेटी से या किसी दूसरे जात के बेटे के साथ शादी कर सकते हैं और कानून इसको मंजूरी देता है। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे भारत में एक मिडिल क्लास फैमिली को किस दायरे में रखा गया है। आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि आप मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं या लोअर मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं या गरीब में आते हैं, ईडब्ल्यूएस जिसको बोलते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, या आप हाई प्रोफाइल फैमिली में आते हैं। तो इसका एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि आप किस कैटेगरी के परिवार हैं। यदि आप महीने में 50,000 से 70,000 कमाते हैं, तो आप मिडिल क्लास फैमिली के अंतर्गत आते हैं। इसके कुछ और भी क्राइटेरिया है जो मैं आपको बताता हूँ। यदि आपके पास 4 एकड़ जमीन है, तो उसकी अनुमानित जो लागत है वो लगभग 60 लाख रुपए आंकी गई है। यदि आपके पास 1000 स्क्वायर फुट एरिया में मकान बना हुआ है, तो लगभग वो 32 लाख रुपए का मकान है। कुछ सामान विरासत में मिला जो आपके पिताजी आपको देकर गए हैं, और कुछ आपने सामान खरीदा है जो कि खाना पकाने से लेकर ऐशो आराम के सामान, जैसे घर में कूलर, पंखा, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या अन्य अन्य सामान। तो इसकी जो कीमत है वो लगभग 10 लाख रुपए आंकी गई है। आपके पास मोटरसाइकिल है तो 1 लाख रुपए की वो है। थोड़ी बहुत आप सोना या जेवरात रखते हैं तो मिनिमम आप 5 लाख रुपए तक का रखते हैं। तो इस प्रकार आपकी जो टोटल संपत्ति है वो 1 करोड़ 8 लाख के आसपास हो जाती है। यदि संपत्ति आपके पास इतनी है तो आप मिडिल क्लास फैमिली के अंतर्गत आते हैं। और उन बेटियों को मैं बता देना चाहता हूं जो मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करती हैं, तो इस आय, टोटल आय से उनका कितना हिस्सा बनता है ताकि वो अपने पिता की संपत्ति में अपना अधिकार जता सके, उसके लिए उनको अपनी हिस्सेदारी का अंदाजा होना बहुत ही आवश्यक है। तो वो सुन लें, यदि 1 करोड़ 8 लाख उनके पिता की टोटल संपत्ति है जो हमने इन आंकड़ों के आधार पर बताई है, तो उस बेटी का हिस्सा 36 लाख के आसपास बनता है। यदि वो पिता उस बेटी की शादी करता है तो 36 लाख रुपए तक अपनी बेटी को दे सकता है, और जितना उससे कम पैसा खर्च करके भी अच्छा यदि वर तलाश करता है तो ये बहुत अच्छी बात है। और कभी-कभी वो पिता ऐसी गलती कर लेते हैं कि अपने बेटे के लिए तो सारी संपत्ति जो हमने बताई है वो रख लेते हैं और बेटी के लिए 2-5 लाख रुपए खर्च नहीं करना चाहते,
और उसको ऐसे ही कोई लड़का तलाश करके उसकी शादी कर देते हैं। तो बेटियां जागरूक हो जाएं और वो इतनी संपत्ति की मालिक हैं, यदि उनके पिता उनकी शादी विवाह में पैसे सही तरीके से उनके हिस्सेदारी के अनुसार खर्च नहीं करते हैं, तो वो कानून से गुहार लगा सकती हैं और अपने पिता से अपने हिस्सेदारी पर अधिकार जता सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।